गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका मनी नाइन पर। गुड मॉर्निंग संदीप। सर, ये पूरा मूड माहौल जो बन रहा है ईरान को लेकर, जो पूरी बातचीत आ रही है, ट्रम्प साहब के बयान आपने सब देखा होगा। इस बीच में सर मार्केट में अब क्या, कैसे पोजीशनिंग करनी चाहिए? क्या ये मान के चलें कि युद्ध खत्म हो चुका है, अब बातचीत ये रह गई कि कौन कितना झुकता है और किसकी बातचीत मानता है और कैसे सहमति बनती है? नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है कि वॉर का जो पहले डर था कि लंबा चलेगा, मेरे ख्याल हम्म। से अभी तो ट्रम्प साहब का जो भी रवैया है, इससे एक बात तो क्लियर है कि वो भी बातचीत और सॉल्यूशंस की तरफ देख रहे हैं। और पहला राउंड होने के बाद अभी ऐसा रिपोर्ट्स में आ रहा है कि शायद दूसरा राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। कहीं ना कहीं देखिए, मार्केट को भी ये बात अच्छी लगी है। कल बाजार ने बहुत अच्छा एक उछाल दिखाया, निफ्टी करीबन 400 पॉइंट कल बंद हो गया है। हम्म। और पहली बार एफआईआई ने भी थोड़ी बहुत खरीदारी की है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, मार्केट अभी वापस फंडामेंटल्स और अर्निंग्स के ऊपर फोकस करेगा। आज भी बड़े कंपनीज के नतीजे हैं, कल भी थे, तो मुझे लगता हम्म। है कि नतीजों का सीजन अभी काफी अच्छा शुरू हो चुका है। जो भी कंपनीज के नतीजे अभी तक आए हैं, हम्म। वो मेरे ख्याल से मोटा मोटी मार्केट्स को काफी पसंद आए हैं। और यही चीज आज मार्केट को भी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आज ओपनिंग 70-80 पॉइंट निफ्टी दिखा रहा है कि ओपन हम्म। होगा। बट हम्म। मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रवैया इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अर्निंग जहां पे भी अच्छी आएगी, कंपनीज की मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी आएगी, वहां पे मार्केट्स का फोकस ज्यादा होना चाहिए। इंडेक्स मुझे लगता है कि एक छोटे रेंज में रहेगा। और रही बात ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे, तो मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में हो सकता है कि कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकले। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मेन फोकस तो आपका मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट अर्निंग्स ही रहेगा, जो मेरे हम्म। ख्याल से निवेशकों को फोकस करना चाहिए। ओके। तो बाजार में सर दिशा क्या होनी चाहिए? कैसे ट्रेड करना चाहिए या फिर कैसे रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से ब्रॉडली मार्केट्स तो ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि अभी मार्केट से पैनिक तो निकल गया है। मुझे लगता है कि गिने चुने जो सेक्टर्स है, जैसे ऑटो है, ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, उसके बाद होटल्स हॉस्पिटैलिटी है, मुझे लगता है कि ये डोमेस्टिक फेसिंग जो सेक्टर्स है, यहाँ पे फोकस करिए। यहाँ पे अभी भी मौके काफी अच्छे मिलेंगे आपको लार्ज कैप और मिड कैप में। हम्म। आईटी में भी मुझे लगता है अच्छी वैल्यू बन रही है, क्योंकि टीसीएस के नंबर्स काफी अच्छे आ गए हैं। मेरे ख्याल से ऐसे डिफिकल्ट माहौल में उन्होंने नंबर ठीक ठाक दिखाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट इन सेक्टर्स को ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाएगा। मेटल्स भी एक अच्छा सेक्टर है, जो हो सकता है कि मार्च क्वार्टर में बहुत तगड़े नंबर्स आपको इन सेक्टर की कंपनीज में देखने को मिले। तो गिने चुने सेक्टर जो मैंने कहे हैं, वहां पे फोकस करिए। लार्ज कैप कंपनीज में हमको जो पसंद है, वो ऑटो में महिंद्रा है, कैपिटल गुड्स में लार्सन एंड टुब्रो है, होटल सेक्टर में इंडियन होटल्स है। तो कहीं ना कहीं मार्केट नंबर्स पे देखेगा, तो यहाँ पे फोकस करिए। और मुझे लगता है कि बायस पॉजिटिव रखिए, शॉर्ट जाने की कोई जल्दबाजी न करें। तो ऑटो, कैपिटल गुड्स, होटल्स, और क्या सेक्टर्स बोले आपने सर? सर, मैंने कहा आपको कैपिटल गुड्स है, फिर उसके बाद पावर इक्विपमेंट भी हो सकता है, पावर जनरेशन भी हो सकता है, हम्म। होटल के बाद ऑटो, ऑटो कंपोनेंट, ये सारे सेक्टर्स। ठीक है, तो ऑटो, कैपिटल गुड्स, होटल्स, पावर और ऑटो कंपोनेंट्स, इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। कुछ स्टॉक्स भी आपको बताएंगे, जैसे एल हुआ या फिर एम हुआ, इन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए और लार्ज कैप्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो आपको रखनी चाहिए। सर, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं, अब तो एफ भी धीरे धीरे वापस लौटने लगे हैं। हालांकि अभी भी 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का नंबर है नेट नेट, क्योंकि अप्रैल में भारी भरकम बिकवाली हमने कई दिन तक 8-8 हज़ार करोड़ की देखी है। लेकिन सर, ये जो कल 666 करोड़ का नंबर आया है, इसको देखकर ये दूसरा नंबर है सर इस महीने में ही। 10 अप्रैल को भी खरीदारी का नंबर था, यानी कि फ्राइडे के सेशन का। तो उस हिसाब से सर, अब आपके हिसाब से अगर किसी के पास 100 रुपये हैं बाजार में लगाने के लिए, तो कितना पैसा लगा देना चाहिए? नहीं, अभी भी मुझे लगता है कि 25-30% ही लगाना चाहिए। देखो संदीप, अभी भी मार्केट में पूरी तरह से क्लियरिटी आई नहीं है, क्योंकि अभी हम्म। भी देखिए, ट्रम्प साहब तो अपना मूड कभी भी बदल सकते हैं। और कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो वापस मार्केट उसको नेगेटिव ही लेगा। तो मैं कहूंगा कि 25-30% आप अभी डिप्लॉय करिए। और एक टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, क्योंकि कोई ठीक है। जल्दबाजी मत करिए कि एक समय पे सब कुछ खरीदना है। तो हम्म। ये स्ट्रेटेजी शायद काम में आएगी, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से वॉर का सोल्यूशन निकलता नहीं है, तब तक हम बिल्कुल गारंटी के साथ कह नहीं सकते कि मार्केट कैसा चलेगा। मार्केट को कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है, तो मार्केट गिरने के लिए भी बहुत जल्दी गिरेगा। तो हम्म। आई थिंक 25-30% से शुरुआत करें।
25 से 30% से शुरुआत करें, ठीक है। कल जब मैं कह रहा हूँ ना सर, कैश सेगमेंट में एफआईज ने 666 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वायदा बाजार में भी देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स कुछ 1243 करोड़ रुपए के खरीदेंगे। हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में 4,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली है। 93 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे गए और स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब करीब 900 करोड़ रुपए की बिकवाली ही हुई है। नेट नंबर आया है 4,211 करोड़ रुपए की बिकवाली का। और लॉन्ग शॉर्ट रेशो में जाकर अगर आप देखेंगे ना, ये जो इंडेक्स ऑप्शंस बेचे गए हैं उसमें कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई है, क्योंकि 21.82% वाला जो लॉन्ग वाला हिस्सा था वो घटकर ऑलमोस्ट 21% के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। सर एफआईएस की पोजीशनिंग, जब एफएनओ में खरीद रहे थे तो कैश में बेच रहे थे, अब कैश में जब खरीद रहे हैं तो कुछ एफएनओ में हम देख रहे हैं कि इनकी जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है वो देखने को मिल रही है। तो धीरे धीरे पहले वो एफएनओ में खरीद रहे थे, अब कैश में पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है देखिए ये जो एफएनओ की पोजीशंस है ये तो रोज बदलती रहती है, बट मुझे हम्म। लगता है कि कहीं ना कहीं ये लॉन्ग शॉट का जो रेशियो है वो थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव होगा जब पूरी तरह से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पे क्लैरिटी आएगी। और बॉन्ड डील्स तो अभी थोड़े से नरम हो चुके हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही बॉन्ड डील्स नरम होते हैं हम्म। काफी पैसा एफआईएस वापस इंडिया में लेके आएंगे। तो आई थिंक हम्म। थोड़ा सा इंतजार करिए, बट एक या दो दिन की मूवमेंट से आपको पूरा ट्रेंड समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा समय के बाद ही आपको ये नंबर्स का थोड़ा मतलब समझ में आएगा, लेकिन एफएनओ पोजीशंस पे एक या दो दिन का ट्रेंड देख के आप कोई अंदाजा लगा नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से बेटर टू वेट एंड वॉच। ठीक है, ओके। कुछ घरेलू संकेतों की अगर हम बातचीत करें तो डॉलर रुपये पहले देखिए, कल रुपए में हमने देखा काफ़ी स्टेबल सा कारोबार था। क्लोजिंग के लिहाज से देखिए तो एक पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ है। 93.38 वाला 93.37 के स्तर पर जाकर सेटल हुआ बुधवार के सेशन में, सोमवार के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो सर रुपए में एक समय हमने 93 के नीचे के लेवल्स भी देखे थे, 95 तक भी हम पहुंच गए थे। अब जो पोजीशनिंग बन रही है ना, उससे हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है, वो तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। लेकिन कल मैं सर एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, हम दुनिया भर में छठे पायदान पर पहुंच गए सर। छठी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में अब हम सामने आ रहे हैं। कहाँ हम चौथे नंबर पर पहुंच गए थे। अब हमें वापस 2-3 साल का ही कड़ी मशक्कत करनी होगी, 2028 तक शायद हम तीसरे पायदान तक पहुंचते हुए नजर आएँ। तो हम स्लिप कर गए हैं सर सिक्स्थ सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी में, क्योंकि जो रुपया कमज़ोर हुआ ना, उससे काफ़ी हद तक हमारी जो ओवरऑल पोजीशनिंग है दुनिया भर में वो थोड़ी सी ठेस पहुंचती हुई दिखी है उसको। सर इसको आप कैसे देख रहे हैं रुपये को, और ये जो हम 6 स्पॉट पर पहुंचे हैं दुनिया में। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये जो रैंकिंग का जो नंबर है ये मेरे ख्याल से देखिए एज ऑफ नाउ हम छठे नंबर पे है, पहले हम्म। चौथे नंबर पे थे। मुझे लगता है कि थोड़ा समय रुकिए, थोड़ा सा मैक्रो नंबर्स इंप्रूव होंगे तो उसके बाद वापस हमारा रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज मार्केट्स के ऊपर नियर टर्म में आएगा। हाँ, हम्म। लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली एक थोड़ी चिंता की बात है, बट मुझे लगता है कि देखिए अभी ओवरऑल जिस प्रकार से क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, कॉस्ट प्रेशर बढ़ा है, हम्म। कहीं ना कहीं इंडिया जैसी इकोनॉमी को भी थोड़ा बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो आई थिंक नियर टर्म में थोड़ा नेगेटिव है, बट लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि हमको इम्प्रूव करने की काफी कैपेसिटी है। ठीक है। एक सर इस जंग के माहौल में ना एक चीज़ जो हम भूल गए ना, वो है ट्रेड डील। ट्रेड डील को लेकर कल एक बयान आया है ट्रेड सेक्रेटरी की ओर से हमारे। उनका कहना है कि बातचीत करने वाली हमारी जो टीम है, जो नेगोशिएटिंग टीम है, वो 20 से 22 अप्रैल को यूएस के दौरे पर रहेगी। भारत ने जो यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके कंसल्टेशन के अनुरोध पर जवाब भी दे दिया है। तो अब 20 से 22 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर नतीजों के साथ साथ ये ट्रेड डील कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और आज के एक्सपोर्ट्स वाले स्टॉक इस खबर के चलते फोकस में रहेंगे। नहीं, अच्छी बात है। देखिए अल्टीमेटली ये कहाँ ना कहीं तो ये प्रोग्रेस हो रहा है। अभी इससे हम्म। क्या नतीजा निकलता है, अभी फिलहाल जो ड्यूटी स्ट्रक्चर इंडिया को यूएस ने दिया है वो किस प्रकार से सेक्टर्स पे और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे प्ले आउट होता है, ये मार्केट देखना चाहेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से देखिए ट्रेड डील तो फाइनल हो चुकी थी, उसके बाद ये ईरान का वॉर शुरू हो गया। तो हम्म। कहीं ना कहीं मार्केट उम्मीद करेगा कि यहाँ पे कोई ना कोई एक फाइनल डिसीजन आए, और मेरे ख्याल से देन इट विल बी बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। तो डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज। ठीक है, डेफिनेटली पॉजिटिव है ये। इसके अलावा सर आरबीआई की ओर से कल एक बयान आया है। इन्होंने क्या किया है सर कि एनबीएफसीज के लिए जो ब्रांच एक्सपेंशन के रूल्स हैं उनको ईज ऑफ किया गया है। एक रिवाइज्ड ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क के जरिए एनबीएफसीज को अगर अपना ब्रांच एक्सपेंशन करना है ना, तो उसके लिए जो नियम है काफ़ी हद तक आसान कर दिए गए हैं। सर एनबीएफसीज के लिए ये कितनी बड़ी राहत है, इसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएँ। और एनबीएफसी स्पेस में आपकी टॉप पिक्स, क्योंकि श्रीराम फाइनेंस पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा चलता हुआ दिखा है, इस पूरे स्पेस में
किस साइड की एनबीएफसीज पर नज़र रखें, मतलब नॉर्मल जो कारोबार करती हैं या फिर गोल्ड फाइनेंसिंग या फिर किसी और तबके पर? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए गोल्ड फाइनेंस में तो हमको मुथूट और मनप्पुरम दोनों पसंद है, लेकिन श्रीराम फाइनेंस, उसके बाद बजाज फाइनेंस, हमको लगता है ये सारी कंपनीज पे फोकस रखिए, क्योंकि हम्म। ज़्यादा काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं और जहाँ पे बुक साइज़ बड़ा है, जहाँ पे ज्योग्राफिकल इनकी रीच अच्छी है, मुझे लगता है कि ऐसे एनबीएफसीज को पहले आपको नोटिस करना चाहिए, क्योंकि हम्म। कहीं न कहीं इस बार आरबीआई की पॉलिसी में भी इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव आया नहीं है, तो ये जो पॉलिसी चेंज आया है, मुझे लगता है पहले लार्ज एनबीएफसीज को देखना चाहिए। कहीं न कहीं मार्केट पहले इनको देखेगा, इनके नंबर्स का अभी Q4 के जो आएँगे, उसके बाद जो कमेंट्री आएगी, वो हम्म। भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इनिशियली आई थिंक लार्ज कैप एनबीएफसीज़ के साथ ही आपको रहना चाहिए। ओके, और ये जो नियम आसान किए गए हैं सर, इसके थोड़े अगर आप मायने हमें समझा पाएँ। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इसमें क्लियरली जो फंडिंग का जो रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ा-सा स्ट्रक्चरली प्रोसेस आरबीआई उसको थोड़ा स्मूदन आउट कर रहा है। कहीं अच्छा। न कहीं मुझे लगता है कि ये प्रोसेस थोड़ा-सा सिंपल बनाएगा और बड़े एनबीएफसीज़ को मेरे ख्याल से अपना बिज़नेस बढ़ाने में मदद करेगा। नंबर्स पे कितना असर होगा संदीप, ये तो मेरे ख्याल से आपको Q4 के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री से पता चलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा ना सर एक ट्रेड डेफिसिट के कल नंबर्स भी आए हैं, एफवाई 26 का नंबर भी आया और मार्च महीने का नंबर भी आया। तो मार्च का नंबर आया तो उसके साथ साथ पूरे साल का नंबर भी आ गया वित्त वर्ष का। एफवाई 26 की जहाँ तक बात है, तो हमारा जो व्यापार घाटा है वो बढ़कर आया है $119 बिलियन, 119 अरब डॉलर पर एफवाई 26 में ये नंबर रहा। और एफवाई 26 में हमारे इंपोर्ट्स बढ़े हैं 6.5% के आसपास और एक्सपोर्ट्स में केवल 4.25% के आसपास की वृद्धि हुई है। और यही कारण है कि हमारा जो व्यापार घाटा है वो पूरे एफवाई 26 में बढ़ता हुआ दिखा है। हालांकि सर जो मार्च के नंबर्स आए हैं ना, मार्च में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 7.5% के आसपास गिरे हैं और इंपोर्ट्स में भी 6.5% के आसपास की कमी आई है। और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो व्यापार घाटा है, वो 21.69 अरब डॉलर से 4.7% घटकर $20.67 बिलियन पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो भले ही पूरे वित्त वर्ष में हमारा जो नंबर है वो बढ़कर आया, लेकिन मार्च का महीना ईज ऑफ हुआ है ट्रेड डेफिसिट की जहां तक बात है। इन नंबर्स के ऊपर सर बाजार आज कैसे रिएक्ट कर सकता है और ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? नहीं देखिए, एक मेरे ख्याल से मार्च का नंबर में हमने देखा है कि थोड़ा-सा धीमापन ज़रूर आया है और मेरे ख्याल से देखिए, ये सारे नंबर्स तब तक रिलेवेंट है जब तक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर नहीं होती। एक बार जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर होती है, उसके बाद मार्केट्स इनको थोड़ा-सा और सीरियसली लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इन नंबर से कोई मार्केट का मूड खराब होगा। देखिए, हम्म। मार्केट में अभी उम्मीद काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि बहुत जल्दी ये ईरान और यूएस का वॉर खत्म हो जाएगा। और यही बात मार्केट को एक पॉजिटिव नैरेटिव दे रहा है। तो हम्म। मैक्रो नंबर्स मेरे ख्याल से आपको शायद 1 आध क्वार्टर या 2 क्वार्टर थोड़े नरम दिखेंगे, बट हम्म। सेकंड हाफ ऑफ एफवाई 27 में शायद इंप्रूवमेंट होगा अगर होपफुली ये वॉर जल्दी से जल्द खत्म होता है। ठीक है, ओके। एक बात सर, मैं जो कल नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद उनके ऊपर फोकस करूं। कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं सर जो आज आने वाले हैं, जिसमें विप्रो है, एचडीएफसी एएमसी है, एचडीएफसी लाइफ है, एंजल वन है, वीएसटी इंडस्ट्रीज, आलोक इंडस्ट्रीज, वारी रिन्यूएबल्स और क्रिसिल, इनके नंबर्स आने वाले हैं सर। तो नंबर से पहले सर कोई एक्सपेक्टेशन या फिर कुछ बढ़िया नंबर की कोई अगर आप अनुमान लगा के चल रहे हैं किसी भी कंपनी को लेकर, जो बड़े नाम है स्पेशली विप्रो, एचडीएफसी एएमसी या फिर एचडीएफसी लाइफ, एंजल वन? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एचडीएफसी एएमसी में हमको लगता है नंबर अच्छे आने की उम्मीद है। नंबर जनवरी टू मार्च में काफ़ी अच्छे आएँगे, क्योंकि एसआईपीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, म्यूचुअल फंड का मार्केट बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। पहले क्वार्टर में तो ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी अच्छा है और विप्रो की बात करें तो देखिए विप्रो में सबसे बड़ा जो ट्रिगर रहेगा, वो नंबर्स तो रहेंगे, बट उसके बाद जो बायबैक उन्होंने अनाउंस किया है, जो बायबैक आएगा कितना बड़ा होगा, हम्म। किस प्राइस पे आएगा, टेंडर वाला होगा या नॉन टेंडर वाला होगा। मेरे ख्याल से मार्केट उम्मीद तो लगा रहा है कि अच्छे प्रीमियम पे विप्रो का बायबैक होगा। तो ये 2 स्टॉक्स पॉसिबली आज लाइमलाइट में रहेंगे। हाँ, तो आपने जो सेक्टर्स की बात कही थी ना सर, उसमें आईटी भी एक नाम लिया था। अब मुझे याद आया, जो आपने ऑटो, कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरी की बात की, होटल्स की बात की थी, तो आईटी में सर आपके टॉप पिक्स क्या हैं? विप्रो या फिर जो दिग्गज टीसीएस और इन्फोसिस? नहीं देखिए, टीसीएस, इन्फोसिस हमको लगता है कि आपको इस लेवल से भी थोड़ा-थोड़ा खरीदना चाहिए। टीसीएस के नंबर्स उम्मीद से काफ़ी अच्छे आ गए हैं। अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही तगड़ी है। इन्फोसिस का भी नंबर हमको लगता है काफ़ी अच्छा आएगा। एचसीएल टेक में भी अगर किसी को खरीदना है तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बट ये सारे स्टॉक्स आपको मिनिमम 12 से 15 महीने की अवधि से खरीदने हैं, क्योंकि थोड़ा-सा मूवमेंट स्लो रहेगा। हम्म। लेकिन कहीं न कहीं मार्केट को उम्मीद है कि आने वाले साल में यूएस से ऑर्डर बुक बढ़ेगी
रुपया भी डेप्रिशिएट हो गया तो उसका भी बेनिफिट थोड़ा बहुत इनको मिलेगा। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आने वाला साल में अगर होपफुली एआई से रिलेटेड कोई भी कंपनी आज ज़्यादा प्रोग्रेस करती है, तो वो भी मार्केट को पसंद आएगा। तो कहीं न कहीं मेरे ख्याल से ये 2-3 लार्ज कैप पे फ़ोकस करिए। विप्रो हमको लगता है कि डेफ़िनेटली नंबर्स अगर अच्छे आएँगे तो रिज़ल्ट्स के बाद अच्छा चलेगा, लेकिन नंबर्स किस प्रकार से आएँगे, कमेंट्री क्या रहेगी, गाइडेंस क्या रहेगा, ये सारी बातें आपको रिज़ल्ट्स के बाद पता चलेगी। ठीक है, तो टीसीएस, इन्फोसिस और तीसरा नाम आपने क्या बोला? मैंने लार्ज कैप में एचसीएल टेक बोला है। HCL टेक, ओके, ठीक है। तो इन स्टॉक्स पर आप फोकस कीजिए और कम से कम 12 से 15 महीने का आप इसमें नज़रिया लेकर चलिए और आईटी स्टॉक्स में भी सिलेक्टिवली आप बाइंग करके चल सकते हैं। चलिए अब हम रुक करते हैं कुछ ऐसे नतीजों का, ऐसे खबरों वाले शेयरों का जहां पर कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले सर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इसके नंबर्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इनका जो मुनाफा है सर साल दर साल बेसिस पर 7.25% ग्रो करके 547 करोड़ रुपए पर आया। ग्रॉस प्रीमियम की जहाँ तक बात है तो 17% के आसपास ग्रो किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पर देखें नंबर्स और भी अच्छे हैं, 31% के आसपास की बढ़त है। हालांकि सर इनका जो अंडरराइटिंग लॉस है वो और बढ़ता हुआ दिखा है, 210 करोड़ रुपए के मुकाबले 282 करोड़ रुपए पर पहुंचा है और थोड़ा कंबाइंड रेशो भी हल्की सी नीचे आती हुई दिखी है, 102.5% से घटकर 101.2% पर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नंबर्स क्या दर्शा रहे हैं सर, और आज क्या पूरा जनरल इंश्योरेंस स्पेस इन नंबर्स के बाद फोकस में रहेगा? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि नंबर्स तो ठीक-ठाक है, इन लाइन है। मुझे लगता है ऐसा कोई सरप्राइज़ वाला एलिमेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये नंबर से कोई ज़्यादा इमीडिएटली बड़ा री-रेटिंग आएगा ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है कि नंबर्स के बाद मुझे लगता है कि मार्केट उम्मीद करेगी कि जो आने वाला साल है वो काफ़ी अच्छा रहे क्योंकि नॉर्मली मार्च क्वार्टर तो इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। नंबर्स मोटा-मोटी ठीक-ठाक है, लेकिन मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें। खरीदने के मौके मुझे लगता है अगर थोड़ा-सा स्टॉक में सॉफ्टनेस आता है या नीचे का लेवल मिलता है, तो ही खरीदने के मौके बनेंगे। ठीक है, तो अभी नहीं, थोड़ा नीचे मिले तो ज़रूर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल सर लिस्टिंग हुई है जब जब से, उसके बाद से कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया है। कल जो नंबर्स आए हैं चौथी तिमाही के सर, क्या उनसे कुछ जोश बनेगा? क्योंकि 40% से ज़्यादा इनका मुनाफा ग्रो किया, 750 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट हो गया और शुद्ध ब्याज आय में देखें एनआई में भी 21.6% की बढ़त आई है। इन नंबर्स के बेसिस पर सर कुछ री रेटिंग की उम्मीद करें स्टॉक की? नहीं, बिल्कुल देखिए बहुत समय के बाद ये नंबर आ गए हैं, तो मार्केट को अच्छी खुशी होगी कि आईपीओ के बाद पहली बार नंबर बहुत अच्छा आ गया है। डेफ़िनेटली आज सुबह स्टॉक अच्छा खुलेगा, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मार्केट इसको थोड़ा-सा कॉशियसली भी लेगा। मार्केट उम्मीद करेगा कि ये लेवल आगे भी सस्टेन हो क्योंकि 40% का ग्रोथ हर क्वार्टर में मेंटेन करना ये थोड़ा-सा मुश्किल वाला काम लगता है क्योंकि बेस भी बड़ा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि थोड़ी-सी बढ़त ज़रूर होगी, लेकिन कहीं न कहीं स्टॉक कंसोलिडेट होगा और जिनके पास है वो होल्ड करे क्योंकि मोटा-मोटी अगर 20-25% का भी ग्रोथ आता है, तो वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को काफ़ी पसंद आएगा। तो एज़ ऑफ नाउ होल्ड करना ही ठीक रहेगा। ठीक है, होल्ड कीजिए। तेजस नेटवर्क सर इनके नंबर्स ना पिछले तिमाही में बहुत ही शानदार थे। बहुत शानदार जब मैं कह रहा हूं तो पिछले क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि Q3 की। ये जो नंबर आपको पिछले साल के लॉस का दिख रहा है सामने, ये पिछले साल के इसी क्वार्टर यानी कि Q4 का है। तो सर घाटा इनका और बढ़ता हुआ दिखा है और अगर मैं सही हूँ तिमाही दर तिमाही, तो ये शायद प्रॉफिट से लॉस में आ गए हैं और इनका रेवेन्यू भी देखेंगे तो 83% घट कर आया और इनफैक्ट अबिड्डा फ्रंट पर भी आप देखिए प्रॉफिट से ये लॉस में आ गए हैं। सर तेजस नेटवर्क्स के नंबर्स में स्थिरता नहीं है, काफ़ी फ्लक्चुअलिटी है इसमें, मतलब काफ़ी वेरी करते हैं इनके नंबर्स। तो तेजस नेटवर्क्स में सर बहुत अच्छा एक मूव हमने बनता हुआ देखा है। इन नंबर्स के दम पर आज कैसा रिएक्शन देखने की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए नंबर्स तो मेरे ख्याल से इस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का देखना ज़रा मुश्किल वाली बात है क्योंकि काफ़ी लंपी ग्रोथ होता है। लेकिन ऑर्डर बुक अच्छी है, मेरे ख्याल से 5G रोल आउट के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी बड़ा वेंडर है। तो कहीं न कहीं नज़रिया अगर आपका लंबा है, साल, डेढ़ साल, तो ही इसमें निवेश करने का मौका बनेगा और वो भी मुझे लगता है कि देखिए जब भी आपने कहा कि अनस्टेबल नंबर्स है, तो ये ऐसी कंपनीज़ में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म व्यू बनाना मुश्किल वाला बात होता है। तो लॉन्गर टर्म का बात अगर हम करें तो ही खरीदने के मौके निचले लेवल पे मिलेंगे। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है शायद अच्छा नंबर आज देखने के बाद एक बार उछाल होगा, उसके बाद वापस थोड़ी बिकवाली दिख सकती है। ठीक है, ओके। तो नज़रिया आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का लेके चलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको तेजस नेटवर्क्स में कोई भी पोजीशन बनानी है तो। अच्छा, इसके अलावा सर एक बार आप ये जीटीपीएल हैथवे को भी देखिए। ये भी मुनाफे से घाटे में आ गए, 10.6 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने 15 करोड़ का घाटा आ गया।
रेवेन्यू में 4.25% का जंप है, लेकिन अबिड्डा के फ्रंट पर देखिए सर 24.5% का ड्रॉप है और मार्जिन जो कि 12% के आसपास के थे वो 9% के नीचे आ गए हैं। इन नंबर्स के बाद सर कैसा रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो बहुत ही खराब नंबर है संदीप। मुझे लगता है कि शायद सुबह सुबह आपको डाउन सर्किट देखने को मिले, क्योंकि सारे फ्रंट पे कंपनी ने बहुत खराब नंबर दिखाया। अगर आप रेवेन्यू देखो, EBITDA देखो, नेट लॉस देखो, तो ऐसे नंबर से मार्केट डेफिनेटली उत्साह नहीं दिखाएगा। ये तो मेरे ख्याल से आज कॉन्फ्रेंस कॉल भी है कंपनी का, तो कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी का मैनेजमेंट क्या कहता है, क्या ग्रोथ आउटलुक शेयर करता है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन उसके बाद ही मेरे ख्याल से स्टॉक में प्रॉपरली एक डायरेक्शनल ट्रेंड दिखेगा। सुबह के सेशन में तो मुझे लगता है ये नीचे ही खुलना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ओके। इसके अलावा सर एक बार डिलीवरी देखिए। डिलीवरी में कल आपने देखा होगा एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी सर, जिसमें नेक्सस फंड ने 40 लाख शेयर या 0.53% स्टेक अपना बेचा है। 465 रुपये का दाम है सर, जिसके ऊपर 186 करोड़ रुपए में ये ब्लॉक डील हुई है, शेयर बेचे गए हैं। इसमें मॉर्गन स्टैनली ने, एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने, गोल्डमैन सैक्स ने, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने और विरिदियन एशिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने 6-6 लाख शेयर खरीदे हैं। तो सर इस ब्लॉक डील के बाद अब डिलीवरी में आप किस तरह का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? नहीं, देखिए नंबर्स तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे आएँगे। बहुत समय के बाद इस कंपनी में टर्न अराउंड दिख रहा है और लॉजिस्टिक्स स्पेस में काफ़ी एक्टिविटी है। तो देखिए ये जो सेल हो गया है, जो म्यूचुअल फंड निकला है, हम्म। इससे थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन हम नंबर्स का इंतज़ार करेंगे। मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा दबाव आए, क्योंकि नॉर्मली ऐसे कोई बल्क डील के बाद स्टॉक में थोड़ा-सा एक गिरावट का ट्रेंड दिखता है। हम्म। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमको लगता है कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। जीएमआर एयरपोर्ट सर, कल इनके Q4 के बिजनेस अपडेट्स आए हैं। उसके मुताबिक देखा जाए तो जो नंबर्स आए हैं पैसेंजर ट्रैफिक के, उसमें करीब 1% के आसपास की बढ़त है। इन्होंने नंबर रिपोर्ट किया है 32 मिलियन का, यानी कि 3.2 करोड़ का। घरेलू ट्रैफिक का 2.41 करोड़ है और इंटरनेशनल ट्रैफिक 77 लाख इन्होंने शो किया अपने बिजनेस अपडेट्स में। सर जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये स्टॉक आपको फंडामेंटली कैसा लगता है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट है और एविएशन के लिए एयरपोर्ट्स जिस प्रकार से अभी इंडिया में है, काफ़ी ज़रूरत है कि और ज़्यादा एयरपोर्ट्स की ज़रूरत है। अगर जीएमआर एयरपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आपका नज़रिया काफ़ी लॉन्ग टर्म है, अगर कम से कम 1.5-2 साल का है, तो ही हम्म। यहाँ यहाँ पे आप निवेशित रहिए। क्योंकि देखिए अभी भी कंपनी का कर्जा काफ़ी बड़ा है, अभी भी हम्म। प्रॉफिटेबिलिटी पूरी तरह से आई नहीं है। बट कहीं न कहीं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर बहुत जल्दी कोई रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि 1.5-2 साल का नज़रिया है, तो ही निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में ये नंबर्स आने के बाद कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता है। अच्छा, ठीक है, ओके। एक बार सर आप औरोबिंदो फार्मा को लेकर भी आपका व्यू दीजिए और पूरे फार्मा स्पेस को लेकर भी। औरोबिंदो फार्मा को लेकर खबर ये आई कि इनकी एक सब्सिडरी है सर, थेरानेम बायोलॉजिक्स के नाम से, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, जो मौजूदा CMO ऑपरेशंस हैं इनके, उसके लिए एग्रीमेंट को और एक्सपैंड किया है। इन्होंने मर्क, शार्प एंड डॉम के साथ, जो सिंगापुर बेस्ड है, उनके साथ ये जो अपना CMO कॉन्ट्रैक्ट है उसको और आगे एक्सपैंड किया है, उसको विस्तार किया है। औरोबिंदो फार्मा के लिए ये कितनी अच्छी खबर है सर? हाल फिलहाल इनके बायबैक का भी अनाउंसमेंट हुआ था। नहीं, बिल्कुल देखिए एक अच्छी खबर है और मेरे ख्याल से स्टॉक आज पॉजिटिवली खुलना चाहिए। कहीं न कहीं मार्केट उम्मीद करेगा कि इसका असर इनके अर्निंग्स के ऊपर मार्च क्वार्टर में नहीं, बट एटलीस्ट जून क्वार्टर से देखने को मिलेगा। और बायबैक की बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मार्केट ये भी उम्मीद लगा रहा है कि बायबैक भी अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे हो। तो कहीं न कहीं डेफिनिटली इसमें पॉजिटिव बायस है, ये भी पॉजिटिवली खुलना चाहिए। तो वैसे सर बायबैक का जो प्राइस आया है पिछले बायबैक से भी ऊपर का प्राइस है। आपके हिसाब से सर आप अपने क्लाइंट्स को, अपने मेंबर्स को क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि इसमें बायबैक में टेंडर करने चाहिए शेयर? देखिए, मुझे लगता है कि बायबैक बड़ा नहीं है, बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर किसी के पास बड़ी क्वांटिटी है, तो थोड़ा-सा बायबैक ऑफ़र करे, उससे उनको डेफ़िनेटली नियर टर्म में बेनिफिट होगा। और फार्मा को लेकर सर क्या व्यू है आपका? ये फार्मा में हमको लगता है कि देखिए जो बड़े कंपनीज़ है, जैसे सन फार्मा है, लुपिन है, टोरेंट फार्मा है, जो यूएस रिलेटेड मार्केट्स को कैटर करते हैं, हम्म। वहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत समय तक कोई यूएस एफडीए इश्यू नहीं आया है। मार्केट का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। तो डेफ़िनेटली ये ज बड़े जो कंपनीज़ है, यहाँ पे मुझे लगता है पहला फ़ोकस होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो लार्ज कैप्स पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। रियल एस्टेट स्पेस को लेकर आपका व्यू क्या है सर? हाल फिलहाल जिस तरह की हमने गिरावट देखी है, हालांकि RBI की पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद कुछ होप्स बनी, तो लोअर लेवल से रिकवरी भी हुई है। एक ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को लेकर खबर आई है सर कि ईस्ट बेंगलुरु में इन्होंने 8.63 एकड़ ज़मीन के लिए एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है, JDA किया है,
और अब तक का ये सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल टाउनशिप प्रोजेक्ट है इनके लिए। तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, अभी पूर्वांकरा के बिजनेस अपडेट्स आए थे सर, सोमवार को उसका रिएक्शन हमने देखा था, स्टॉक 10% के आसपास चला था। तो सर जिस तरह की गिरावट हो चुकी है रियल एस्टेट शेयरों में, अभी वैल्यू है क्या रियल एस्टेट एज अ पैक में, जो हाल फिलहाल गिरावट हुई है, और आपके पिक्स क्या हैं इस पूरे सेक्टर से? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अगर आप मुंबई मार्केट देखें या नोएडा मार्केट देखें तो मुझे लगता है लोकेशन स्पेसिफिक अभी भी काफी अच्छा डिमांड है। मुझे लगता है कि देखिए अगर हम बॉम्बे मार्केट की बात करें तो ओबेरॉय रियल्टी है जो काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। लोडा को भी हम काफी पॉजिटिवली देख रहे हैं हम्म। क्योंकि इनके पास काफी अच्छी इन्वेंट्री है, मार्केट में भी प्राइसेस गिरे नहीं है। अगर दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें तो अनंतराज हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है इवन करंट लेवल पे क्योंकि काफ़ी अच्छी इनके पास पोजीशनिंग है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपको बैंगलोर मार्केट में भी पुरवनकरा, ब्रिगेड ये कंपनीज़ पे थोड़ा-थोड़ा निवेश आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका नज़रिया कम से कम 12 से 15 महीना। देखिए रियल एस्टेट में जो भी गिरावट आई थी, आ गई है। अभी मार्केट वापस सेटल हो रहा है और कहीं न कहीं आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हम्म, ठीक है। तो रीजन स्पेसिफिक आपको कहाँ कहाँ मौके देखने चाहिए, उस हिसाब से अनंतराज नॉर्दर्न रीजन में या फिर दिल्ली एनसीआर रीजन में, और अगर आप मुंबई रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पर लोधर डेवलपर्स या फिर ओबेरॉय रियल्टी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सर एक बार आप रूबिकॉन रिसर्च की भी मुझे एक बार बताइए कि आपका व्यू क्या बन रहा है स्टॉक को लेकर। हाल में ये आईपीओ आया था सर, आईपीओ के बाद पैसा बन रहा है लोगों का, जिस लेवल पर ये आईपीओ आया था उसके बाद काफ़ी अच्छा रुझान बन रहा है। अभी कल एक अपडेट आया बाजार बंद होने के बाद कि इन्होंने एरिना लाइफ साइंसेस नाम की एक कंपनी जिसका 85% हिस्सा खरीदा है सर, 176 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील है। और इस डील से हुआ क्या है कि इनकी जो सीएनएस फॉर्मुलेशन सेगमेंट है, या सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्मुलेशन मार्केट जो है, उसमें इनकी एंट्री होती हुई दिखी है सर। रूबिकॉन रिसर्च के लिए सर आप कितना पॉजिटिव देख रहे हैं आप इस चीज़ को? नहीं, इनफैक्ट देखिए कंपनी ने काफ़ी अच्छा एक्विजिशन किया है और इसका असर तो डेफ़िनेटली इनके नंबर्स पे आएगा। मुझे लगता है कि आने वाला साल इनके लिए ईपीएस एक्रेटिव होना चाहिए क्योंकि इस बिज़नेस से काफ़ी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो हम्म। डेफ़िनेटली नॉट ओनली आज के सत्र में, आज के सेशन में अच्छा खुलना चाहिए, बट आने वाले सेशन में होपफुली ये यूनिट इनको पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट करेगी। तो डेफ़िनेटली कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो एक्यूमुलेट करिए, लेकिन नज़रिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए। ठीक है, तो गिरावट पर खरीदारी कीजिए और मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आप इसमें व्यू लेकर चलिए। एक सर आप मुझे लक्ष्य पावर टेक का, अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो सर, मुझे इसके बारे में बताइए। इनको वेदांता से कल एक ऑर्डर मिला है 642 करोड़ रुपए के आसपास की रकम का, और इंटीग्रेटेड सर्विसेज ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के लिए, O&M के लिए, केन के जो एसेट्स हैं ना सर राजस्थान में, जो इनके बाड़मेर वाले एसेट्स हैं, उसके लिए सर इनको ये 642 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है लक्ष्य पावर टेक को। स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है सर इसके ऊपर, प्री ओपन में तो ये 19% के आसपास का जंप दिखा रहा है। सर इस कंपनी को अगर आप ट्रैक करते हो, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कितनी वैल्यू है इसमें, फंडामेंटली कैसा स्टॉक है ये? नहीं देखिए, एक पब्लिक इश्यू के बाद काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया और ये जो बड़ा ऑर्डर आया है, ये तो डेफ़िनेटली इनकी विज़िबिलिटी रेवेन्यू की और भी बढ़ाएगी। और हम्म। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी आने वाला साल रहेगा एफवाई 27 में, तो मुझे लगता है ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि जो भी इम्पैक्ट आएगा वो इस साल आपको देखने को मिलेगा। हम्म। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि स्टॉक को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद खरीदने के मौके बनेंगे, लेकिन फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी लग रही है। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा रिएक्ट और करेक्ट होता है, तो हम्म। खरीदने के मौके समझने चाहिए। ठीक है, ओके। तो गिरावट में अगर आपको ये मिलता है तो ज़रूर इसमें आपको खरीदारी करने के मौके मिलने चाहिए, ढूंढने चाहिए, क्योंकि स्टॉक में वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, और आज जो ऑर्डर मिला भी है उसका इम्पैक्ट आप देखिए स्टॉक पर पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहा है। एक सर जी एच वी इंफ्रा अगर आप इसको ट्रैक करते हो सर, इनको एक ऑर्डर मिला है कल 815 करोड़ रुपए का, एपको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से, रोड कंस्ट्रक्शन और महाराष्ट्र में दूसरे सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल कामों के लिए। जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट सर, इसकी बातचीत काफ़ी कम होती है, आई थिंक इनके चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि शायद वॉल्यूम कम होता होगा। इसको अगर आप सर अगर ट्रैक करते हैं तो ऑर्डर की वैल्यू तो अच्छी है, स्टॉक पर क्या करना चाहिए? ये देखिए जिनके पास है वो होल्ड करे, लेकिन जैसे आपने कहा कि इस कंपनी में लिक्विडिटी बहुत कम है, तो मैं हम्म। कहूँगा कि मार्केट में जिनको बेसिकली लिक्विडिटी मेन प्राइमरी फोकस है, ये थोड़ा-सा लिक्विडिटी बढ़ने का इंतज़ार करें।
लेकिन जो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स है, वो डेफिनेटली इसमें एक छोटा निवेश बनाएँ, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी कोई बड़ी पॉजिटिव फंडामेंटल खबर आती है और फंडामेंटल चेंज होते हैं, तो लिक्विडिटी भी ऑटोमैटिकली बढ़ती है। तो लॉन्गर टर्म डेफिनेटली प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, ओके। आपने सर होटल स्पेस की बात की कि आपको होटल स्पेस में इंडियन होटल्स काफ़ी अच्छा लगता है। लेमन ट्री या फिर सामी होटल, सर सामी होटल्स को लेकर तो कल एक खबर भी आई है कि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म लीज सब लीज एग्रीमेंट साइन किया है नोएडा में 162 कमरों के होटल प्रोजेक्ट के लिए। सर इन्होंने ये साइन किया। इनकी एक सब्सिडरी है सामी स्काईलाइन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ज़रिए ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है। सामी होटल्स कैसा लगता है सर आपको होटल स्पेस में? नहीं, लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली होटल सामी होटल्स काफ़ी अच्छा है। देखिए नंबर्स अच्छे आएँगे, मेरे ख्याल से ओवरऑल इंडस्ट्री का भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और कहीं न कहीं मार्केट को लगता है कि डोमेस्टिक सेक्टर में होटल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अभी भी ग्रोथ मोमेंटम अच्छा है, सप्लाई लिमिटेड है, तो एआरआर्स जो रूम रेंटल्स है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि ये एक्विजिशन तो डेफिनेटली अर्निंग्स एक्रेटिव होगा, बट कहीं न कहीं नज़रिया थोड़ा मीडियम टर्म रखना है ज़रूरी। अच्छा, ठीक है, ओके। तो मीडियम टर्म नज़रिया आप रखिए, लेकिन ये मीडियम टर्म में इनके लिए काफ़ी एक्रेटिव साबित हो सकता है। एक सर मुझे आप एलआईसी को लेकर आपका व्यू दीजिए। कल जैसे मैंने आपको कहा भी मार्केट की कमेंट्री में शुरुआत में कि 1:1 के बोनस की घोषणा हुई है सर, जिसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक में पॉजिटिव साइड पर देखा। 5% के आसपास की मजबूती थी एलआईसी के स्टॉक में, आज भी 1% के आसपास की बढ़त है। सर एक समय हमने इसको 1200 के ऊपर भी देखा है, 850 के आसपास। सर एलआईसी आपको कैसा लग रहा है? और सर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आया कि इस समय बोनस देने का क्या औचित्य था। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से लॉजिक तो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो पब्लिक इश्यू के शेयर होल्डर्स हैं, मुझे याद है ये करीबन 900 साढ़े 900 रुपए में आईपीओ किया था और तब से ये स्टॉक कोई ज़्यादा पैसा रिटेल निवेशकों को बना नहीं पाया है। तो मुझे लगता है कि इनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अल्टीमेटली इनका जो कॉस्ट होगा वो थोड़ा-सा एवरेज आउट होगा। तो एटलीस्ट रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज़ है। मुझे लगता है कि शायद मैनेजमेंट को पता लगा कि शायद रिटेल को थोड़ा बहुत बेनिफिट देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लॉजिक बैठता नहीं, क्योंकि अभी पब्लिक शेयर होल्डिंग संदीप आप भी जानते होंगे कि मुश्किल से 2% है। ज्यादातर हाँ, जो भी बोनस बेनिफिट मिलेगा वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही मिलेगा, क्योंकि साढ़े तीन 98। परसेंट का ही तो फ्लोट है सर। वही तो आई मीन थोड़ा सा इलॉजिकल है, बट देन फिर भी गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट के तौर तरीके डिसीजन समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन नेट नेट जो भी शेयर होल्डर है जिन्होंने पब्लिक इशू में पैसा डाला है, उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। बिल्कुल, ओके। तो इसका फ़ायदा शेयर होल्डर्स को मिलेगा, खासतौर पे रिटेल शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने इसके पब्लिक इशू में पैसा लगाया था और वो पैसा अभी भी गंवा रहे अगर इशू प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो। खैर देखना होगा कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है आज के सेशन में भी। लेकिन इस बीच मार्केट्स आप देखेंगे ना, प्री ओपन में एक बार निफ्टी दिखा दीजिए। 150 पॉइंट के आसपास के गेंस के साथ गैप अप खुलने की जो उम्मीद है वो इंडियन मार्केट्स में आज लग रही है। 80 पॉइंट के आसपास की बढ़त के साथ ऐसा लग रहा था कि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जो शुरुआत हुई है निफ्टी में आज जो कारोबार की, वो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर हुई है एज़ कम्पेयर टू जो हमें गिफ्ट निफ्टी में रुझान देखने को मिल रहे थे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो आपको 24,346 के आसपास का लेवल दिखेगा। 24,385 के लेवल पर हम खुले हैं। 24,231 ये हमारी कल की क्लोजिंग थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नंबर्स जो ओपनिंग हुई है वो बेटर हुई है जितना हमें गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था। लेकिन अच्छी ओपनिंग होने के बाद हाई लेवल से कुछ प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो 24,385 हमने क्लॉक किया, 24,300 को हमने पार कर लिया, लेकिन 24,350 के ऊपर टिकने में थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ रही है निफ्टी को। और 24,350 के आसपास ही आप देखिए जो ज़्यादातर समय है वो बिताने की कोशिश आपको निफ्टी में नज़र आएगी भी। सर एक बार 24,300 ये आपके हिसाब से कितना बड़ा रेजिस्टेंस था या फिर कितना मुश्किल था पार करना? और इसके ऊपर अगर हम टिक जाते हैं आज, जो कि कल नहीं हो पाया था या फिर पिछली बार भी नहीं हो पाया था जो हमने अटेम्प्ट किया था, क्योंकि 24,303 का एक बड़ा रेजिस्टेंस था, तो ये अगर लेवल आज पार हुआ है सर, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? अब कौन से नए लेवल्स खुलते हुए नजर आ रहे हैं आपको? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आज अगर एफआई की बाइंग वापस पॉजिटिव होती है तो वापस ये लेवल क्रॉस करना कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए मार्केट जिस प्रकार से कल भागा है, आज आप कह रहे हैं कि 150 पॉइंट ओपन हो चुका है, कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा। कहीं ना कहीं मार्केट ये भी उम्मीद लगा रहा है कि जो बातें अभी ट्रम्प साहब बोल रहे हैं उसके ऊपर वो स्टिक करेंगे। अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो डेफिनेटली ये आगे का लेवल क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मैं कहूंगा कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी आएगी, क्योंकि कल के बड़ी बढ़त के बाद आज 150 पॉइंट करने के बाद थोड़ा सा सेलिंग भी आ सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए।
इतना जल्दी लगता नहीं है आज के सेशन में इतना ये लेवल इमीडिएटली क्रॉस हो। ठीक है, बैंक निफ्टी को आपका लेकर व्यू बताइए सर एक बार। कल हम 56,300 के आसपास बंद हुए थे, 56,657 यानी कि 350 पॉइंट के आसपास का गैप अप था आज बैंक निफ्टी में भी, और अभी भी आप देखिए 56,650 के आसपास, डे हाई के आसपास निफ्टी बैंक में जो कारोबार है वो होने की कोशिश आपको साफ तौर पे नजर आएगी। तो सर एज कंपेयर टू निफ्टी, क्या बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर आपको नजर आ रहा है? पीएसयू बैंक्स या फिर प्राइवेट बैंक्स, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन आप कैसे देखते हैं सर, इन एंटिसिपेशन कि महंगाई के नंबर भी हम देख चुके हैं, आरबीआई की पॉलिसी भी हमारे सामने है, और अब जंग भी रुकने के बाद 95 के आसपास क्रूड स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। इस सारे सिनेरियो के बीच में सर बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर आपका व्यू क्या है? ये बैंकिंग में हमारा व्यू पॉजिटिव है। देखिए मुझे लगता है कि बैंकिंग इस क्वार्टर में काफी रीजनेबल क्वार्टर दिखाएगा। हालांकि देखिए ट्रेजरी के साइड के ऊपर अभी थोड़ा सा एक मार्केट में कॉशन है कि शायद बैंक ट्रेजरी लॉसेस दिखा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ी पैनिक आएगी। मेरे ख्याल से कोर बिजनेस बैंकों का काफी अच्छा चल रहा है, और वहां पे मुझे लगता है जो सरकारी बैंक है जैसे एसबीआई है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, प्राइवेट में आईसीआईसीआई बैंक है, छोटे सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इन बैंक्स के ऊपर फोकस करिए। मुझे लगता है क्रेडिट ग्रोथ स्लोली स्लोली डबल डिजिट में आ रहा है। आने वाले साल में ऑब्वियसली जिस प्रकार का गवर्नमेंट का कैपेक्स है, प्राइवेट कैपेक्स है, कहीं ना कहीं मार्केट उम्मीद लगा रहा है कि इकोनॉमी अगर अच्छी तरह से ग्रो करती है और अगर ऑटो सेक्टर में अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ दिखता है तो बैंकों के लिए अच्छा बिजनेस मिलेगा। तो हम पॉजिटिव है, बट डेफिनेटली थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखना यहाँ पे जरूरी है। चलिए ठीक है, ओके। हम भी बाजार की हमने बातचीत कर ली, अब हम बढ़ते हैं हॉट स्टॉक्स की तरफ। ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहां पे बहुत एक्शन बन रहा है और आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। कल की तरह सर आज भी सारे सेक्टर इंडेक्स पॉजिटिव यानी कि मजबूती के साथ ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, और आज की ये जो तेजी है ना उसको लीड कर रहा है अगर कोई सेक्टर तो वो है रियलिटी, डिफेंस, मीडिया, कैपिटल मार्केट, मेटल, टूरिज्म, और उसके बाद नाम आता है आईटी का। आईटी के कुछ स्टॉक्स लेकिन ऐसे हैं सर जो कि बहुत अच्छा मूव कर रहे हैं, और उसमें भी दिग्गज नहीं, जो मिड कैप आईटी स्पेस के स्टॉक्स है ना सर वो ज़्यादा एक्टिव होते हुए दिखने में। आपके सामने कुछ नाम रखना चाहता हूँ, उसमें आप सोनाटा सॉफ्टवेयर देखिए, ई क्लर्क सर्विसेज देखिए, आप इसमें फर्स्ट सोर्स देखिए, आप इसमें इंटेलेक्ट डिज़ाइन को देख लीजिए। ये जो सारे मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी स्पेस के स्टॉक्स हैं ना सर, इनमें कम से कम 4.25 और ऊपर में 9% तक का जो अपमूव है वो देखने को मिल रहा है। सर मिड कैप आईटी में ज़्यादा वैल्यू है क्या, या कुछ ऐसे बीटन डाउन नेम्स हैं जिनमें वैल्यू बहुत अच्छी है? नहीं देखिए, हमको लगता है कि यहाँ पे दो तीन स्टॉक्स है जो हमको काफी पसंद है, जैसे केपीआईटी है, कोफॉर्ज है, परसिस्टेंट है। बट मैं कहूंगा कि देखिए नंबर्स आने दीजिए, क्योंकि मार्केट को ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप आईटी अगर चला है तो हम्म। डेफिनेटली कैप आईटी में भी अच्छी बढ़त आने की पॉसिबिलिटी है। डेफिनेटली नंबर्स आने के बाद थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, बट लग तो रहा है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे भी अगर पॉजिटिव ट्रेंड नंबर्स में आता है तो ये जो बढ़त आपको दिख रही है ये थोड़ी सी प्रीएम्प्ट करके मार्केट में जो प्लेयर्स है वो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन नंबर्स आएंगे तो उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो मेरा तो मानना है कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि देखिए अगर एक आध कंपनी में अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आ गया तो ये जो तेजी आपको स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में दिख रही वो थोड़ी समय के लिए थोड़ी रुक भी सकती है। तो थोड़ा निवेश के लिए वेट करिए, Q4 के नंबर आने दीजिए, कमेंट्री आने दीजिए, उसके बाद एक क्लैरिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो नए निवेश के लिए आप पहली बात तो Q4 के नतीजों का और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आ रही है उस पर उसका आप वेट कर लीजिए, क्योंकि उससे काफ़ी हद तक ये जो नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है FY27 उसमें किस तरह के ऑर्डर्स आएंगे, कैसा सिनेरियो पेंट होगा, आउटलुक कैसा है, उसकी आपको जो समझ है वो लगेगी। लेकिन मिड कैप आईटी स्पेस में सर कह रहे हैं कि केपीआईटी टेक, कोफोर्ज और परसिस्टेंट ये इनके पसंदीदा शेयर हैं। तो आईटी शेयरों में निवेश के लिए सर थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में 10-10 पैसा करके भी ना लगाएं, या फिर पूरा इंतजार ही करें और उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाएं? हाँ, लगा भी सकते हैं। देखिए जो हाई रिस्क वाले इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा एक टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा जरूर पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप कोई भी स्टॉक ऊपरी ट्रेंड में खरीदते हैं तो ऑलरेडी वो आप थोड़े लेट होते हैं। तो मुझे लगता है कि 20-25% आप खरीद लीजिए, ये ट्रेडर्स के लिए शायद ठीक रहेगा, लेकिन इन्वेस्टर के लिए मेरे ख्याल से रुकने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अभी नंबर्स मोटा मोटी एक दो हफ्ते में वापस बाहर तो आने ही वाले हैं, तो कोई लंबा इंतजार भी नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। आप चाहें अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो 20% पैसा अभी लगा सकते हैं, 100 रुपये में से 20 रुपये अभी लगा लीजिए,
बाकी थोड़ा नंबर्स का वेट कर लीजिए या फिर धीरे धीरे आपको मौका मिले तो इनमें आप ऐड करते हुए चलिए। दिग्गजों में आपको बताया था सर ने HCL टेक, इन्फोसिस और TCS, और मिड कैप IT स्पेस में KPIT टेक, कोफोर्ज और परसिस्टेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि सर को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस सर मैं आपसे बातचीत कर भी रहा था, जिन्होंने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है ना, उसका इंपैक्ट देखिए 4.25 लाख शेयरों के साथ ये 4.5% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में सर इसकी पहले से पोजीशन है, अगर नीचे में लिया हुआ है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी रुकें और अपसाइड है? नहीं, मेरे ख्याल से रुकना ठीक रहेगा। देखिए, ये जो डेवलपमेंट है, इसका असर तो आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है, बैंगलोर मार्केट में काफी प्रोमिनेंट प्लेयर है। तो मेरे ख्याल से जिनका एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है वो निकल सकते हैं, लेकिन जिनके पास कम से कम 6-12 महीने का टाइम फ्रेम है, वो डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रहेगी। ठीक है, एक मुझे सर रेलटेल और रेलवे स्टॉक्स पे भी आपका व्यू दीजिए। कल मैंने आपको बताया भी रेलटेल को एक ऑर्डर मिला था RVNL से, उसका इम्पैक्ट स्टॉक में 18% की तेजी के रूप में दिखा। आज भी देखिए 4-4.5% के आसपास की मजबूती, और सबसे अच्छी चीज़ जो है ना सर वो है वॉल्यूम। अभी भी आप देखिए जो 4-4.5% का मूव आपको दिख रहा है उसमें 60 लाख शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम हो चुका है। सर क्या ऐसा समझना सही होगा कि कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है रेलवे स्टॉक्स में भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीट एंड डाउन नेम्स हैं, ये वैल्यू काफ़ी अच्छी है। अगर आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं सर, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपको पसंद है रेलवे एज अ पैक से? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि रेलवे सेक्टर में अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि गवर्नमेंट ने करीबन 1,53,000 करोड़ का बजट प्लान अप्रूव किया है। तो डेफिनेटली देखिए, जो कंपनी वैगन बनाती है, जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, इसमें डेफिनेटली इनको बेनिफिट मिलेगा। वैगन कंपनीज की बात करें तो हमको अभी भी जुपिटर वैगन, टेक्समैको, टिटागर ये काफी पसंद है। लॉन्गर टर्म के लिए इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए, गिने चुने कंपनीज इंडिया में वैगन बनाती है। रही बात रेलटेल के ऊपर, तो हमको लगता है ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। राइट्स जो कंसल्टेंसी प्लेयर है, वो भी रेलवे सेक्टर को बड़ा काम करता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि रेलवे में डेफिनिटली थोड़ा पेशेंस और इंतज़ार करना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस प्रकार से पैसा खर्चा कर रही है, इसका असर डेफिनिटली आएगा। रेलटेल में तो आपने देखा कि बड़ी ऑर्डर आई है, और रेलटेल डेफिनिटली हमको लगता है कि लोअर लेवल पे अगर किसी को खरीदना है, तो थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे भी एक एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदिए, क्योंकि कहीं न कहीं वॉल्यूम्स दिसरा रहे कि कहीं न कहीं इसमें अच्छी इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है। तो रेलवे एज अ पैक पर सर आप कह रहे हैं कि थोड़ा वेट कर लें अभी? नहीं, थोड़ा-थोड़ा आप निवेश भी कर सकते हो, लेकिन वही इन्वेस्टर्स यहाँ पे निवेश करें जिनका कम से कम साल 15 महीने का व्यू है। क्योंकि हमने देखा है कि ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफ़ी पिटे हुए हैं, गिरे हैं। तो ट्रेडर्स के लिए नहीं, बट निवेशकों के लिए थोड़ा-सा डेफिनिटली यहाँ पे आप एक थोड़ा टुकड़े-टुकड़े में आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स के लिए नहीं, निवेशकों के लिए मौका है अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो सर ये सारे स्टॉक्स अच्छे हैं जो आपने नाम लिए, रेलटेल, JWL, टेक्समैको रेल, टीटागढ़, राइट्स? नहीं, बिल्कुल देखिए, टिटागर में अच्छा पोजिशनल व्यू बन सकता है। उसके बाद जुपिटर वैगन है, टेक्समैको भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो कहीं न कहीं मेरे ख्याल से एक बास्केट बना दीजिए, और ये 2-3 स्टॉक्स में थोड़ा-थोड़ा पैसा आप डाल सकते हो। ठीक है, ओके। तो ट्रेडर्स के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं उनके लिए रेलवे स्टॉक्स में अच्छा पैसा बन सकता है। और कुछ नाम आपको बताए गए हैं जिनमें कम से कम अगर आप 12 से 15 महीने का व्यू लेकर चलते हैं तो अच्छा पैसा बन सकता है। तो वैल्यू है इन स्टॉक्स में, कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ कुछ बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है इनमें। तो आप सिलेक्टिवली धीरे धीरे लंबी अवधि के नज़रिए से रेलवे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। नाम आपके सामने रख दिए गए अविनाश सर की ओर से। अच्छा सर, इंफ्रा प्ले अगर देखें तो आज हम देख रहे हैं कि सर एफकॉन्स इंफ्रा दूसरा दिन है जब काफ़ी अच्छी मजबूती स्टॉक में दिख रही है, आज भी 4.5% ऊपर है। तो कुछ इंफ्रा स्पेस में भी कुछ ऐसे काउंटर्स हैं सर जिनमें वैल्यू काफ़ी अच्छी है? देखिए, मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात करें तो एनसीसी अच्छा लग रहा है। अगर प्योर इंफ्रा की बात करें तो मैं समझता हूँ कि एलएनटी भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद कैपिटल गुड्स की बात करें तो मैं कहूँगा कि एक्शन कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, नंबर आने दीजिए, बट कहीं न कहीं मार्केट को उम्मीद है कि इंफ्रा, स्पेसिफिकली जो कैपिटल गुड्स वाला जो सेक्टर है, प्योरली आई मीन जो कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज है, वहाँ पे एक अच्छा रुझान दिख सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ रहा है। और कहीं न कहीं मेरे ख्याल से जो कंपनीज़ अच्छी ऑर्डर पे बैठी है, इनके लिए नंबर्स काफ़ी अच्छे आएँगे। तो आई थिंक वेट करना ठीक रहेगा, बट डेफिनिटली ट्रेंड पॉजिटिव आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, एक बार ना आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दिखाइए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नतीजों के बाद देखिए तो आपको हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। खुला ऊपर था 1867 रुपये पर, हल्की सी बढ़त के साथ आधे % की मजबूती के साथ 1892 तक भी गया, लेकिन हायर लेवल्स पे टिक नहीं पाया। और इसके साथ साथ ना आप देखिए न्यू इंडिया एश्योरेंस इसी स्पेस की कंपनी है, एक दिन बहुत अच्छा मूव आया था सर न्यू इंडिया एश्योरेंस में, उसके बाद से आप देखिए 2 दिन से लगातार न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल रही है। सर इस पूरे स्पेस को लेकर, जनरल इंश्योरेंस स्पेस को लेकर ये जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नंबर्स आए हैं उसके बाद क्या व्यू बनाना
चाहिए? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि नंबर्स मार्च के जो आए हैं, हम्म। मेरे ख्याल से उम्मीद से थोड़े से कम आ गए, क्योंकि ये ग्रोथ से मार्केट इस स्टॉक को इमीडिएटली कोई रीरेट नहीं करेगा। बट हम्म। हाँ, मुझे लगता है कि आने वाला साल शायद इनके लिए अच्छा रहे। डेफिनेटली काफी चैलेंजेस थे, मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव हो गया था। जिनका लंबा अवधि है, 1.5-2 साल का नजरिया है, वही इस सेक्टर में रहे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता नहीं कोई बड़ी बढ़त यहाँ पे आएगी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा सर मुझे एक आप ना शुगर स्टॉक्स पे आपका व्यू दीजिए। फंडामेंटली देखा जाए, ये जब जब क्रूड के प्राइसेस बढ़े सर इस जंग में, हमने देखा कि ये जो पूरा चीनी वाला स्पेस है उसमें भी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी बनती हुई देखी, क्योंकि एथेनॉल वाला प्ले जो है वो एक्टिव हो जाता है। सेंटीमेंट वाइज देखे तो इनमें बाइंग इंटरेस्ट हमने काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखा। जिन्होंने भी लोअर लेवल्स पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने रिकमेंडेशन जो दिया है, बोल के लिया है, अच्छा खासा वहाँ पर पैसा बना भी है। अब सर चीनी या फिर शुगर स्टॉक्स को लेकर किस तरह का व्यू होना चाहिए? जिन्होंने लो लेवल्स पे लिया है, बिकवाली कर देनी चाहिए, मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, या फिर अभी भी मौके हैं, क्या खरीदा जा सकता है कुछ सिलेक्टिव शुगर स्टॉक्स को? ये देखिए, जो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है, जैसे कि धामपुर हो गया, बलरामपुर चीनी हो गया, तो वहां पे मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए। वो भी हम्म। थोड़ा सा गिरावट पे करिए, क्योंकि स्टॉक्स निचले लेवल से काफी भाग चुके हैं, और गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 20 से 21% हो चुका है, हम्म। इसका असर डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा आएगा। और अगर मान के चलिए क्रूड वापस चलता है और ऊपरी लेवल पे वापस चला जाता है, तो वापस इन स्टॉक्स में आपको वापस एक छोटी रैली देखने को मिलेगी। तो नियर टर्म का तो व्यू में मोरलेस स्टॉक्स कंसोलिडेट होंगे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है यहाँ पे आपको मौके अगर मिलते हैं निचले लेवल पे, तो आपको ऐड करना चाहिए। ठीक है, लोअर लेवल्स पे मिलते हैं तो जरूर ऐड करना चाहिए। सर मेटल एज अ पैक को लेकर आपका व्यू दीजिए। जब आपने कुछ सेक्टर्स की बात की थी ना शुरुआत में, ऑटो, कैपिटल गुड्स, होटल, पावर, ऑटो एंसिलरी, उसमें आईटी और मेटल भी आपने बोला था। मेटल में कल हमने देखा हिंडाल्को सर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। एल्यूमिनियम के प्राइजेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, नालको भी अच्छा चल रहा है, 2.5% ऊपर है। वेदांता में भी अच्छा मूव बनता हुआ दिख रहा है। जीपीआईएल एक और पावर इसी स्पेस की कंपनी है जहां पे हम देख रहे हैं 1.5% का अप मूव है। इस पूरे स्पेस में सर आपकी टॉप पिक्स क्या है मेटल स्पेस में? क्या कॉपर वाले स्पेस में रहें ज़्यादा, एल्यूमिनियम वाले स्टॉक्स को पिक करें, या फिर स्टील पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि जो फेरस स्टील है, टाटा स्टील है, या उसके बाद हिंडाल्को है, वेदांता है, मुझे लगता है ऐसे स्टॉक्स में डेफिनेटली मोमेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि मार्च क्वार्टर के नंबर्स मुझे लगता है काफी अच्छे आएंगे, और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में भी मेटल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर में आपको अच्छा तेजी का माहौल देखने को मिलेगा, और यही शायद मार्केट भी दर्शा रहा है। तो दो तीन स्टॉक्स जो मैंने कहे, यहाँ पे अगर कोई भी थोड़ा बहुत मॉडरेट करेक्शन आता है, या मान के चलिए थोड़ा हाई रिस्क एपिटाइट वाला ट्रेडर है, तो थोड़ा पोजीशंस बनाए, क्योंकि नंबर्स मेरे ख्याल से काफी तगड़े आएंगे। उसके बाद जो ग्रोथ कमेंट्री आएगी Q4 रिजल्ट्स के बाद, वो भी मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली मॉनिटर करेगा। तो आपने कहा सर टाटा स्टील, हिंडाल्को, और तीसरा नाम क्या लिया आपने मेटल स्पेस से? मैंने एक वेदांता बोला है। वेदांता, ठीक है। इन स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। इनमें क्या नज़रिया क्या होना चाहिए सर? कितना व्यू लेकर कम से कम कोई इन्वेस्ट करे? नहीं, मेरे ख्याल से कम 6-8 महीने का नजरिया रखिए, क्योंकि मेटल साइकिल अभी बहुत समय के बाद वापस पॉजिटिव हो रहा है। और होपफुली मुझे लगता है कि ये जो यूएस ईरान का वॉर हो गया है, प्लस जो मेटल्स में जो प्राइस का मूवमेंट है, इससे यही लगता है कि एल्यूमिनियम और फेरस मेटल ये अच्छे चलेंगे, और इसका बेनिफिट आपको बड़ी कंपनीज को मिलेगा, जैसा वेदांता है, हिंडाल्को है, टाटा स्टील है। तो पहले तो ये लार्ज कंपनीज पे फोकस करिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे सर, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ। एक हमारे फेसबुक पे हमारे दर्शक हैं मृणमोय जना जी, ये कह रहे हैं कि सर रिसेंट 2 महीने में कौन सा स्टॉक डबल प्रॉफिट देंगे? मुझे इन्वेस्टमेंट करना है 10,000 रुपये का। बेसिकली ये सर ऐसे स्टॉक्स जानना चाहते हैं जहाँ पे नंबर्स को लेकर पॉजिटिव व्यू है या फिर नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। तो अगर 10,000 रुपये लगाने हैं इनको मार्केट में इस एंटिसिपेशन में, अच्छा 10,000, अच्छा हाँ 10,000 ही पूछ रहे हैं, ये अमाउंट इतना बड़ा नहीं है। तो जहाँ पे नंबर्स अच्छे आ सकते हैं इन एंटिसिपेशन में, नतीजे आने से पहले अगर कमाई किसी को करनी है सर, ऐसे स्टॉक से आपसे पूछ रहे हैं जहाँ पे नंबर्स अच्छे आए और पहले से पैसा लगा दें। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, ऐसे तो बहुत कम स्टॉक्स है, लेकिन फिर भी सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा विकल्प है, काफी रीजनेबली प्राइस्ड है। हम्म। नंबर्स मुझे लगता है काफी अच्छे आएंगे, करीबन छह हम्म। हजार करोड़ का प्रॉफिट इस साल आएगा। तो लग तो रहा है कि डेफिनेटली नंबर्स के बाद इसमें एक छोटी तेजी बन सकती है, और 10,000 इनके पास है, तो मेरे ख्याल से ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र चुन सकते हैं। एक रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड है, प्लस शेयर का प्राइस जिस लेवल पे है, इनको निवेश करने के लिए थोड़ी सी पोटेंशियल बनेगी। ठीक है, ओके। तो पीएसयू बैंकों पर फोकस कीजिए, स्पेशली बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एक दो नाम और आपने लिए थे सर जो आपको पीएसयू बैंकों में पसंद है ओवरऑल?
नहीं देखिए, कैनरा बैंक भी काफ़ी अच्छा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा है, एसबीआई भी अच्छा है, बट मेरे ख्याल से देखिए जब आपके पास सिर्फ 10,000 है, तभी मेरे ख्याल से ज़्यादा एलोकेशन के लिए जगह बचती नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आपको जो पसंद है वो ले लीजिए, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बेट बन सकता है, क्योंकि 65 या 68 या मेरे ख्याल से क्लोज टू 69-70 है। हम्म। और इस लेवल से मुझे लगता है कि नंबर्स अगर अच्छे आते हैं, तो इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नियर टर्म में बन सकता है। देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेड में बहुत डिफिकल्ट है बताना कि कितना शेयर चलेगा, क्योंकि अभी तो हम देखते हैं कि रिजल्ट्स आने के बाद शेयर नीचे गिर जाता है। तो वो बात भी ध्यान में रखिए कि ऐसा कभी परफेक्ट नहीं होता कि रिजल्ट अच्छे आएंगे तो शेयर चलेगा, थोड़ा सा रिजल्ट्स के पहले ही शेयर चल जाते हैं। तो वो हम्म। बात ध्यान में रखिए कि प्योरली नंबर्स के ऊपर खेलना विल नॉट बी द राइट स्ट्रेटेजी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, काफ़ी सारे सेक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं सर। कोई डिस्क्लेमर? देखिए संदीप, जो भी स्टॉक्स हमने आपके शो पे बात किया, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने वही स्टॉक्स बताएं, लेकिन पर्सनल पोजीशन मेरी कुछ नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच कीमती समय शेयर करने के लिए। और